नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे झीरम घाटी कांड पर, जिसे अब 10 साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच झीरम को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप इन दोनों के बीच में तेज हो गया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर कब सामने आएगा झीरम कांड का असल सच और घटना के 10 साल बाद भी आखिर बात जांच से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। क्या सियासी फांस में फंस करके ये झीरम की जांच रह जाएगी? क्या झीरम घाटी कांड का सियासी कनेक्शन भी था? यूपीए के समय की एनआईए और एनडीए के समय की एनआईए में फर्क और इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है। 25 मई को झीरम घाटी कांड के 10 साल हो रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। झीरम कांड को लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में, उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के? और उस जज का ट्रांसफर करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। उधर सीएम के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, बड़े बड़े दावे भूपेश बघेल जी ने किए थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल हो गए, पर वो सच नहीं आया है। दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे इतने नेताओं को हमने खोया, पर भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो करना चाहिए। कांग्रेस जहां बीजेपी पर झीरम जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम तो झीरम के मामले में मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय झीरम घाटी में माओवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट मोटरसाइकिल में था और कौन वर्तमान कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो शायद मंत्री भी है, वो उस मोटरसाइकिल में कैसे भागा? इन सारी बातों को क्या सार्वजनिक करेंगे मुख्यमंत्री जी? कुल मिलाकर 10 साल यानी 1 दशक बाद भी झीरम का सच सामने नहीं आ पाया है। इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था? किसने झीरम कांड को अंजाम दिया? झीरम का सच क्यों नहीं सामने आ पाया? कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे झीरम के गुनहगार? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब भी सवाल ही बने हुए हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी का लाउड स्पीकर ऑन है और इस लाउड स्पीकर के शोर में आज तक झीरम की सत्य कथा सामने नहीं आ पाई है। टीम न्यूज स्टेट। तो झीरम कांड को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवाल यही कि पर्दे के पीछे असल मायने में सच्चाई क्या है? क्या इसमें सियासत है या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को डर भी है? बहुत सारे सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाएं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से नेता सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दोनों ही खास मेहमानों का। लेकिन शुरुआत सुशांत जी आपसे ही कर रहा हूं। झीरम कांड को लेकर के 10 साल बीतने जा रहे हैं। 10 साल के भीतर सत्ता परिवर्तन भी हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में आज भी दर्द है, लेकिन उसका इंतजार है कि असल मायने में पर्दे के पीछे कौन थे वो लोग, किसकी वजह से सब कुछ हुआ। इसका इंतजार आज भी है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। देखिए शुभेंदु जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि झीरम एक संवेदनशील मुद्दा है और हमारे लिए भी संवेदनशील इसलिए कि हमने अपने प्रदेश के लोकतंत्र के प्रहरियों को खोया। तो दल कोई भी हो, लेकिन हमने अपने नेताओं को खोया है, तो हमें भी उसकी संवेदना है। परंतु विषय तब उठता है कि जब केंद्र में सरकार यूपीए की होती है, तब भूपेश बघेल जी एनआईए जांच पर समर्थन करते हैं। प्रश्न तब उठता है जब वो कहते हैं कि झीरम का सच मेरे जेब में है, और आज जब मुख्यमंत्री होते हैं तो उससे मुकर जाते हैं। प्रश्न तब उठता है कि जब राज्य शासन द्वारा जो जांच आयोग बनाई गई थी, उसके न्यायमूर्ति द्वारा जो राज्यपाल को पूरा प्रतिवेदन जांच का सौंपा गया है, उसे आज दिनांक तक राज्य शासन सार्वजनिक नहीं कर रही है और उस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। तो शर्म तो भूपेश बघेल जी को आनी चाहिए, क्योंकि मैं उनका बयान सुन रहा था आपके चैनल पर, कि शर्म तो उनको आनी चाहिए
कि एक प्रदेश का मुखिया अपने दल के नेताओं के प्रति क्या संवेदना रखता है, ये उनके बयान से स्पष्ट तौर पर दिखता है। परंतु प्रश्न कब उठता है? प्रश्न उठता है कि जिस मंत्री को आज जो वर्तमान में उस संबंधित क्षेत्र का मंत्री है, वो आज मंत्री है और उस पर स्थानीय जांच कैसे राज्य शासन कर सकती है, इस पर भी जवाब भूपेश बघेल दें कि एसआईटी की जांच पर, एनआईए की जांच पर मंत्री से जवाब तलब कैसे हो। इस पर क्या राज्य शासन कोई जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत कर पाया है क्या? परंतु सच ये है कि बस्तर में नक्सलवाद का विषैला जहर फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए संवेदना और सूचिता के साथ आगे आने की आवश्यकता है। नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कि एनआईए को अगर हम जांच आगे भी बढ़ाएं तो कोर्ट में चले जाते हैं, एनआईए के पास जांच होती है, लेकिन इसको लेकर के अगर प्रदेश की सरकार ये चाहे कि हमारे पास अगर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तो हम कहां जान लेकर के जाएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एनआईए की जांच के विरुद्ध एसआईटी गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पूर्व न्यायमूर्ति के नेतृत्व में चलने वाली जांच आयोग की रिपोर्ट आज दिनांक तक सार्वजनिक नहीं की गई? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पूरे घटनाक्रम में संबंधित कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता व्यापक तौर पर थी, जिसका खुलासा ना हो जाए, इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भयभीत। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसके पीछे थे? साहब, उनकी पार्टी के एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, कहीं न कहीं, जिसमें कई नेताओं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं न कहीं, मैंने कहा क्या, कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता उजागर ना हो जाए, इससे भूपेश बघेल जी भयभीत है। अरुण साहब भी नहीं करते। अरुण साहब जी कहते हैं कि मंत्री हैं, वो चले जाते हैं बाइक पर सवार होकर के, तो ऐसे इनडायरेक्टली बहुत सारे नेताओं को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आप खुलकर के बताइए ना, क्यों नहीं खुलकर के बताते हैं? शुभेंदु जी, मैंने स्पष्ट कह दिया कि संबंधित घटना का प्रत्यक्षदर्शी आज वहां का स्थानीय विधायक मंत्री है सरकार में, क्या उसके विरुद्ध राज्य सरकार की एसआईटी जांच कर सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आज 2 वर्षों बाद भी शासन सार्वजनिक क्यों नहीं करता है, जबकि राज्यपाल जी ने संबंधित जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी? तो अपने दिग्गज नेताओं को शहादत पर राजनीति करना कांग्रेस का व्यवहार रहा है। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट आरोप लगाता हूं। ठीक है, चलिए, इस बीच हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, सवाल बार बार ये उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी और पिछली सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, एनआईए को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक लंबे समय तक और सत्ता में आने से पहले बार बार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हमारे पास सच्चाई है और पूरी जानकारी है मेरे पास, मेरी जेब में है पूरी जानकारी, लेकिन अब वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एनआईए को पत्र लिखा और उसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। ये जो घटना थी, ये सुपारी किलिंग थी। इसको क्यों की, मैं खुद उस घटने में साक्षी हूँ। नहीं, सुपारी किलिंग किसने, मतलब किसने सुपारी दी? इसलिए कोई भी खुलकर के क्यों नहीं बता रहा है? खुलकर के बात कीजिए ना, आरोप लगा देते हैं लेकिन खुलकर के नहीं बताते हैं। इसलिए बता रहा हूँ सुपारी किलिंग सर, कि जब हम लोगों को अगवा किया गया, पहाड़ में ले जाया गया, तो जितने हमारे साथी मर गए थे, बाकी जो बचे थे उनको बोले कि आप लोग हाथ ऊपर करके पहाड़ में चलिए। 200 से ज्यादा नक्सली हम जो है वहां पे थे और 35 से 40 नक्सली हम सबको घेरे हुए थे। उनका एक ही शब्द होता था कि शहीद नंद कुमार पटेल इसमें कौन है? नंद कुमार पटेल कौन है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। नंद कुमार पटेल कौन है, नहीं तो तुम सब मारोगे। दिनेश पटेल कौन है, सब मारे जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि नक्सली कभी भी जो है दहशत फैलाते हैं, गोलीबारी करते हैं, उनके जद में जो भी आता है वो मारे जाते हैं, लेकिन नाम पूछ के मारना, शहीद नंद कुमार पटेल का नाम पूछना, उनके नक्सली ऐसे पूछ रहे थे नाम जैसे उनके सर में खून सवार था। और आज नंद कुमार पटेल जी और दिनेश पटेल, महेंद्र गर्मा जी को उन्होंने सुपारी ले ली है। जिस प्रकार से, मैं बोलना नहीं चाहता कि शक्तियों की, जिस प्रकार हम पिक्चर कभी देखते थे जो गैंग वार चलता था, उसमें उसका जो डॉन होता था वो बोलता था कि आज जो अपने गुर्गे को ठेका देता था, आज तुम मार के आओ नहीं तो तुम नहीं बचोगे।
उसी प्रकार से नक्सली इस तरीके से उनके सर में, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ किसी के कहने पर हुआ, किसी के इशारे पर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जो आपको बता रहा हूं सर, वहां पे जो नक्सली हम लोग को घेरे हुए थे, वाकी टाकी रखे थे, लैपटॉप रखे हुए थे और वाकी टाकी से वो बात कर रहे थे। इधर हम लोग जब बोल रहे तो सर जो लोग बच करके आए थे, जो बड़े महत्वपूर्ण गवाह हैं, उनके बयान क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? और आप सामने आकर के बताइए ना, पब्लिक डोमेन में बता दीजिए। भाई हम तो एनआईए को गवाही देने को तैयार हैं। हाँ। एनआई कभी हमारे को पूछी नहीं, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसआईटी का गठन किया था जैसे सीएम बने तो, और उस स्थिति में भिलाई के आईजी के नेतृत्व में जो टीम बनी तो थी। अब मैं एक सवाल और है सर, शिव सिंह ठाकुर जी, एक चीज बताइए, आपने बड़ा वादा किया था कि झीरम कांड को लेकर जो असल सच्चाई है, सत्ता में आने के बाद हम वो लेकर के आएंगे, हम बताएंगे कि कौन उसके पीछे है। अब उस वादे का क्या होगा? सर सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम एसआईटी गठन किए ना, तो जब एनआईए की केस खत्म हो गया, राज्य सरकार की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कब हो गया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बार-बार बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं के शर्मा जी उससे आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सुशांत जी एक रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। सुशांत जी बताइए क्या कहें। मैं ठाकुर साहब की प्रश्नों की क्या छिपा रहे हैं बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राज्य सरकार ने जो न्यायिक जांच आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के पास है, वो सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं, ये पूछे इनसे। चलिए मैं रुक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने वो बनाई थी न्यायिक जांच आयोग। हाँ। राज्यपाल जी ने नहीं बनाया था, मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, और ये जस्टिस थे किसी अन्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हो गए थे, उन्होंने रिपोर्ट राज्यपाल जी को सौंपी है, इस उनकी वैधानिक बाध्यता थी। रमन सिंह जी, मैं आपके साथ जानकारी का भाव है आपको, वो जो संबंधित न्यायमूर्ति जांच आयोग में। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, माफी के साथ रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक से जैसे वापस लौटूंगा के शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा। जरा जानने की कोशिश होगी कि झीरम कांड की असल सच्चाई क्यों सामने नहीं आ पा रही है, इसमें सियासत ज्यादा हावी क्यों है। के शर्मा जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस वक्त एनआईए की जांच शुरू होती है उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता होती है, यूपीए की सरकार, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन उस वक्त भरोसा कर लिया जाता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होता है, केंद्र में मोदी सरकार आ जाती है, उसके बाद से एनआईए पर भरोसा कम होने लगता है। ये इसके पीछे भरोसे की कमी है, जांच में कमी है, मंशा में कमी है, बड़ा मुद्दा क्या है सर? इसमें देखिए, राष्ट्रीय एजेंसी है एनआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके 88 आरोपियों को तय करती है, उसमें से 9 को गिरफ्तार करती है, 40 के खिलाफ 2 बार चालान पुट अप करती है। ये एनआईए का काम होता है। अब एनआईए ये नहीं बता रही है कि उसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, अभी तक ये है कि वो नक्सलियों ने अपनी घटना की है। एनआईए की जांच में सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण आज तक सवाल उठ रहे हैं कि उसमें ये जो गवाह, चाहे वो लखमा की बात करे, कवासी लखमा की उपस्थिति है, या बार बार भाजपा बोलती है उनको क्यों छोड़ दिया, उनका बयान नहीं लिया गया, या शिव सिंह जो वहां उपस्थित थे उनका, या शिव नारायण द्विवेदी जो वहां उपस्थित थे, या मोतीलाल साहू जो घायल हुए, इन लोगों का बयान नहीं लेने के कारण एनआईए पर सवाल उठ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी अपना चालान पुट अप न्यायालय में कर चुकी है, अब न्यायालय उसमें क्या डिसीजन करता है, उसमें बयान भी हो चुका है। जो नक्सली गिरफ्तार हुए उनको जमानत की बात आई तो उनको जमानत भी नहीं मिला, क्योंकि उनके चार्जशीट पुट अप हो गए थे। ये सब बातें न्यायालय में चल रही। लेकिन दूसरी चीज आयोग गठन को लेकर हुआ कि 2 बार एक आयोग का गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, राज्यपाल को क्यों दिए, बस यही सवाल है। हाँ। ये एक विश्वसनीयता की बात है, आयोग को लेकर, एनआईए पर विश्वसनीयता को लेकर, या राजभवन पर विश्वसनीयता को लेकर, या केंद्र सरकार पर विश्वसनीयता को लेकर। हाँ। कुल मिलाकर ये विश्वसनीयता के आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई है। दूसरी आयोग गठन हो गई कि इसमें चिकित्सा को लेकर सवाल किया गया, और एक अन्य विषय जोड़ करके उनको, इसमें जो मुख्यमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं वो उस समय आप देखेंगे तो कर्मा के ड्राइवर के माध्यम से ये बात सामने आती है कि रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं दिखी रास्ते में। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको लेकर के अभी भी जवाब आम जनता भी जानना चाहती है। सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। शिव जी उसके बाद में आता हूं। मैं के शर्मा जी की बात पर थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। रोड ओपनिंग पार्टी और बाकी व्यवस्थाओं की व्यवस्था स्थानीय दल विशेष के राजनीतिक कार्यक्रमों में स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए था तत्कालीन समय में, क्योंकि झीरम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ उस पूरे जांच आयोग का स्थापना भी बिलासपुर में थी, इसलिए मैं उसके टच में था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मानना पड़ेगा ना सर कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही थी उसमें सुरक्षा को लेकर के बड़ा मुद्दा था।
ये सभी हलकों से बात सामने आती है ना। मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में राजनीतिक दल को, प्रशासन को विश्वास में लेकर कार्यक्रम किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। हाँ। कोई भी दल वो अगर उसके साथ विश्वास के साथ प्रशासन के साथ नहीं चलेगा, हाँ। तो ऐसे गंभीर क्षेत्रों में ऐसी अव्यवस्थाओं की व्यवस्था बनती रहेगी। ठीक है, ठीक है। शिव ठाकुर जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। शिव ठाकुर जी, अब जरा ये बताइए कि आपका जो एजेंडा था, आप चाहते थे कि जनता के सामने झीरम का असल सच लेकर के आए, अब आगे क्या करेंगे आप? हम अभी तो क्या करेंगे, जो एसआईटी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनाए हैं, उनको केंद्र सरकार अपना जो एनआईए रिपोर्ट जो क्लोजर कर दी है, तो कोर्ट से हटाए। और मुख्यमंत्री जी 2 बार लिख चुके हैं केंद्र सरकार को और एनआईए को रिपोर्ट दीजिए, बोले पत्र मत लिखिए। उन्होंने एसआईटी गठन किया है, मैं आपके जांच की मांग कर रहे थे। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय इतना ही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि झीरम कांड का सच सभी लोग जानना चाहते हैं कि असल में ये सब कुछ हुआ कैसे, कौन इसके पीछे है। ये तस्वीर जब सामने आएगी तो बहुत सारे खुलासे भी होंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।